अगर आपसे पूछा जाए कि नारे से देश बदल सकता है, तो आप क्या जवाब देंगे? यही कहेंगे कि देश नारे से नहीं बदलता, बदलाव के लिए ठोस पॉलिसीज, सही नीयत, जमीनी काम की जरूरत होती है। लेकिन एक सशक्त नारा लोगों को नींद से जगाने का काम जरूर करता है। एक नारा क्रांति का नायक बन जाता है। एक नारा नसों में घूम रहे पानी को उबलता हुआ लहू बना देता है। एक नारा नींव बन जाता है आंदोलन की। एक नारा नींद उड़ा देता है दुश्मन की। इस एक नारे ने भी ऐसा ही कुछ किया था। कहीं और नजर दौड़ाने की जरूरत नहीं, अपने देश में ही ऐसा हुआ है। तो बात आज एक ऐसे ही नारे की जिसने ब्रिटिश राज की नींद उड़ा दी, जिसने अंग्रेजों के मनोबल को तोड़ दिया और 1943 में ही आजादी की गारंटी को पुख्ता किया। कुछ इतिहासकारों और पी.बी. चक्रवर्ती के संस्मरण के मुताबिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने बाद में माना कि भारत छोड़ने का जो सबसे बड़ा कारण था वो गांधी का आंदोलन नहीं था, बल्कि भारतीय सेना की वफादारी का टूट जाना था। और इसकी शुरुआत हुई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से। नारे के बारे में जानने से पहले एक नजर तब के हिंदुस्तान पर क्या स्थितियां थीं। ये 1940 का दशक था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे निर्णायक दौर, जिसमें महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुख्य रूप से अहिंसा और सशस्त्र संघर्ष के दो अलग अलग रास्तों का नेतृत्व कर रहे थे, अगुवाई कर रहे थे। दोनों का अंतिम लक्ष्य हालांकि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता ही था, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। गांधी जी का भरोसा था कि नैतिक बल और शांतिपूर्ण तरीकों से ही स्थायी और सच्ची आजादी मिल सकती है, जबकि बोस का मानना था कि ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में उलझा हुआ है, लिहाजा इस मौके का फायदा उठाकर सैन्य ताकत के जरिए अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ देना चाहिए। देश से बाहर रहकर जापान के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। पुनर्गठन क्यों कह रहे हैं हम? कैप्टन मोहन सिंह ने भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज का गठन किया था। बाद में 4 जुलाई 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला। 5 जुलाई 1943 को बोस ने एक नारा दिया, दिल्ली चलो। और कैसे ये नारा बदलाव का प्रतीक बन गया, इसे जानने से पहले दिल्ली चलो के नारे का मनोवैज्ञानिक प्रभाव समझिए। पहली बात, दिल्ली भारत की राजनीतिक शक्ति का प्रतीक थी। दिल्ली चलो ने लोगों को भटकाव से बचाकर सीधे अंतिम और सबसे बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया। दूसरी बात, ब्रिटिश साम्राज्य से डरने के बदले नारे ने जनमानस में यह भरोसा जगाया कि विदेशी हुकूमत को उसके गढ़ में भी चुनौती दी जा सकती है। इस मायने में दिल्ली चलो एक आह्वान नहीं था, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हुंकार थी, जिसने भय को साहस में बदलने का काम किया, डर को ट्रांसफॉर्म किया दिलेरी में। अब आजाद हिंद फौज के संघर्ष को समझिए। कहानी शुरू होती है 21 अक्टूबर 1943 से। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा की। इसे जापान, जर्मनी, क्रोएशिया, कोरिया, चीन, इटली, फिलीपींस, थाईलैंड और बर्मा, इन्होंने मान्यता दे दी। बोस सरकार के मुखिया थे, उनके पास युद्ध और विदेश संबंध का भी प्रभार था। आयरलैंड के राष्ट्रपति ने बोस को एक बधाई संदेश भेजा तो दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने पैसे और जेवर से नई सरकार की मदद की। आजाद भारत की अस्थायी सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। INA ने कांग्रेस के तिरंगे को अपना झंडा चुना, लेकिन बीच में चरखे की जगह कुलाचे भरते हुए एक चीते को उसमें जगह दी गई। और चीते की प्रेरणा कहां से मिली? चीते की प्रेरणा मिली थी टीपू सुल्तान से। 18वीं सदी के मैसूर के राजा और अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन टीपू सुल्तान, वहां से इस चीते को लिया गया। 1944 में आजाद हिंद फौज ने बर्मा के रास्ते भारत में प्रवेश किया और इम्फाल और कोहिमा के मोर्चे पर ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया। कहां तो जापानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ने की बात हुई थी,
और कहां आपस में ही मतभेद धीरे धीरे उभरने लगे। लेकिन आजाद हिंद फौज और जापानियों में तनातनी की नौबत आई क्यों, यह भी एक बड़ा सवाल बनता है। जनवरी 1944 में जापानी जनरल ने कलकत्ता पर बमबारी की योजना बनाई। इसका स्वाभाविक तौर पर बोस ने विरोध किया। इससे पहले दिसंबर 1942 में जापानी वायुसेना के 160 विमानों ने कलकत्ता और चटगांव पर बमबारी कर भारी तबाही मचाई थी। 1944 में अप्रैल का मध्य आते आते लड़ाई का जो रुख है वो बदलने लगा। अमेरिकी संसाधनों की मदद से इम्फाल कोहिमा सेक्टर रूस के स्टालिनग्राड की तरह हो गया। आईएनए और जापानी सैनिकों के बीच संबंध खराब होने लगे। जापानी ये नहीं चाहते थे कि आईएनए की बड़ी टुकड़ी आगे आगे जाए। वो उनको मुश्किल लक्ष्य की तरफ भटकाने लगे। आईएनए की छापामार इकाई रसद के लिए पूरी तरह से जापानियों पर निर्भर थी। रसद की आपूर्ति न होने पर वो नागा कबीलों के चावल को जंगल की घास के साथ मिलाकर खाने पर मजबूर हो गए। संतोष की बात यह थी कि कम से कम वो असम में घुसे थे और भारत की मिट्टी पर खड़े हुए थे। इस वजह से इसे भी खाने को तैयार हो गए। 22 जून 1944 को जापानियों ने आईएनए के शाहनवाज खान को वापस लौटने का आदेश दिया और कोहिमा से इस तरह की वापसी किसी भी सेना के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से। भारी बारिश के चलते जो सारे रास्ते हैं वो मिट चुके थे। कई लोग थकान, भुखमरी या बीमारी की वजह से मारे जा चुके थे। 13 मई की रात शाहनवाज खान, जीएस ढिल्लों और आईएनए के 50 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। इन्हें दिल्ली के लाल किले में रखकर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चला, आईएनए की लोकप्रियता बढ़ने लगी। अक्टूबर 1945 के बाद जवाहरलाल नेहरू अपनी हर सभा में लोगों से जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा लगवाने लगे। दिल्ली चलो का नारा वही नारा जो बोस ने दिया, मनोवैज्ञानिक जीत वाला नारा। तो सबसे पहले 3 अफसरों शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श ढिल्लों पर मुकदमा चलाने का फैसला हुआ। कांग्रेस ने कानूनी सहायता देने के लिए एक 17 सदस्यीय समिति भी बनाई। बंबई के जो मशहूर वकील भूला भाई देसाई, उन्हें अदालत में बहस करने के लिए तक चुन लिया गया। महात्मा गांधी ने बाकायदा वायसराय को इस बात के लिए खत भी लिखा, पत्र भी लिखा, लेकिन वायसराय ने सब जुडाइज मामला कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। दुर्गादास अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं, जिन्ना ने शाहनवाज खान को एक संदेश भिजवाया कि अगर वो अपने आप को दूसरे आरोपियों से अलग कर लें तो वो उनकी वकालत करने के लिए तैयार हैं। जाहिर है शाहनवाज ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। 5 नवंबर 1945 को दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर यह ऐतिहासिक मुकदमा शुरू होता है। पंडित नेहरू ने 25 साल बाद बैरिस्टर का गाउन पहना। तीनों अफसरों ने ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। लाल किले में बहस चल रही थी। बाहर खड़ी पब्लिक लाल किले से आई आवाज सहगल, ढिल्लों और शहनवाज के नारे लगा रही थी। लाल किले से आई आवाज सहगल, ढिल्लों, शहनवाज, ये नारा लग रहा था। दिल्ली में रातों रात इश्तेहार लग गए जिनमें लिखा था, हर आईएनए सैनिक की शहादत का बदला 20 अंग्रेजों के खून से लिया जाएगा। बच्चे सड़कों पर नारा लगाते दिखाई दिए, आजाद फौज छोड़ दो, लाल किला तोड़ दो, इस तरह के नारे लगने लगे। मशहूर इतिहासकार बिपिन चंद्रा ने अपनी किताब इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में लिखा है कि उम्मीद के उलट आईएनए के लोगों को भारतीय सेना का भी समर्थन मिल रहा था। रॉयल इंडियन नेवी ने 18 फरवरी 1946 को विद्रोह कर दिया। लाल किले में चल रहे मुकदमे का परिणाम जानने से पहले आईएनए की लोकप्रियता की वजह जान लीजिए। पहली वजह, ब्रिटिश सेना की फूट डालो और राज करो की नीति के उलट आजाद हिंद फौज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। दूसरी वजह, कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में रानी झांसी रेजिमेंट बनाई गई, जो एशिया की पहली महिला लड़ाकू इकाइयों में से एक थी। इतिहास में पहली बार था जब भारतीय महिलाओं ने केवल धरना प्रदर्शन न करके हाथ में बंदूक थामी और युद्ध के मैदान में सीधे हिस्सा लिया। अंग्रेजों को यह समझ आ गया कि अब वो भारतीय सैनिकों के दम पर तो कम से कम भारत में राज नहीं कर सकते। अंग्रेज सरकार हिल चुकी थी। 31 दिसंबर 1945 को जजों ने तीनों अभियुक्तों को ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी पाया। आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
लेकिन 3 जनवरी 1946 को कमांडर इन चीफ ने सबकी सजा माफ कर दी। उसी शाम तीनों को लाल किले की जेल से रिहा भी कर दिया गया। इतिहासकारों के मुताबिक अंग्रेजों का भारतीय सेना के 3 अधिकारियों का कोर्ट मार्शल करने का जो फैसला था वो बड़ी भूल साबित हुआ। एक मुसलमान, एक हिंदू और एक सिख एक तरह से भारत के 3 बड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। इनके मुकदमे के लिए थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन इन तीनों समुदायों को जोड़ने का काम इस मुकदमे के चलते हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ उठी चिंगारी एक बड़ी आग बन गई। यही वजह है कि मुकदमा शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही भारत के लोगों को सत्ता सौंपने की मुहिम पर चुपचाप काम शुरू हो गया। आजाद हिंद फौज युद्ध नहीं जीत सकी, लेकिन उसने अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार तोड़ दिया, भारतीय सैनिकों की वफादारी। यही वो मोड़ था जिसके बाद ब्रिटेन ये समझ गया कि भारत पर ज्यादा दिन राज करना संभव नहीं है। मनोवैज्ञानिक तौर पर उसी साल कंपनी ने अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया। यह और बात है कि इसके बाद भी उन्हें खदेड़ने में करीब करीब 4 साल लग गए, लेकिन इस नारे ने एक तरह से वो नींव तैयार कर दी जिसमें ब्रिटिश हुकूमत की बुलंद इमारत को ढहना था और भारतीय साम्राज्य का उदय होना था। आपके साथ में ललित प्रजापति, और स्क्रिप्ट हमेशा की तरह बेहतरीन स्क्रिप्ट जयशंकर ने लिखी थी। कैसी लगी आपको ये स्क्रिप्ट, कैसी लगी आपको ये जानकारी, ज़रूर बताइएगा। और देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए। हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।